गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 15 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीडियो में 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो करते हैं। आपको करना क्या है इसमें, सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। आपको क्या करना है, सिंपली ये फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी के साथ नंबर देना है। कमेंट करके बताना है कि आज मुझे 2 नंबर मिला, 3 नंबर मिला, और यदि 1 नंबर भी मिलेगा तो आपको कमेंट करके बताना है। क्योंकि इसको फॉलो करने में सिर्फ 1% ही सफल हो रहा है, तो हमें उस 1% में आना है एट एनी रेट। ओके, तो आपको फॉलो करना है और इससे रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको आएगा तो आप कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल आपकी मदद करने को तैयार रहेंगे। ओके, तो कमेंट करके बताइएगा जरूर अपना स्कोर। चलिए देखते हैं आज का कोटेशन क्या है। दोस्तों, हम हर वीडियो में देखते हैं कोटेशन जो हमें पढ़ाई के साथ साथ एक अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। तो आज का कोटेशन ये है दोस्तों, ऐसा लक्ष्य निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। यानी कि आपको अपने लाइफ में वो गोल सेट करना चाहिए जो आपका सबसे प्रिय हो। किसी के भी दबाव में, माता पिता के दबाव में, सोसाइटी के दबाव में आकर के हमें अपना कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा कि आपका उसमें मन होगा नहीं, और जिस काम में आपका मन नहीं होगा वो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप वही काम करो, अपना वही लक्ष्य निर्धारित करो जिसमें आपका फुल्ली इंटरेस्ट हो। ओके, तो जब आपका इंटरेस्ट रहेगा तो वो आपको हर दिन सुबह बिस्तर से उठने के लिए मजबूर करेगा, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, कोई आपके ऊपर थोपा नहीं है इसको। तो इसीलिए आपको इंटरेस्ट अपना खुद के पसंद का रखना चाहिए। यदि आप 10th में हो तो 12th में हमें, मतलब 11th और 12th में कौन सा लेना है, साइंस या आर्ट, वो खुद का डिसीजन होना चाहिए। उसके बाद हमें बीए करना है कि बीएससी करना है या फिर जो भी कुछ बीटेक करना है, ये सारा डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, तभी वो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। ओके, तो सेल्फ डिसीजन लीजिएगा अपने लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ाव पे। ओके, चलिए देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आ रहा है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है। दोस्तों, बहुत लोग फोकस करेंगे कि कौन सा बना है, बट हमें ये ध्यान देना है कि कौन से नंबर का बनेगा वो। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो कौन से नंबर का बनेगा ये महारत्न कंपनी, तो ये बनेगा 14वें नंबर का। कौन नंबर का? 14वें नंबर का है। तो 14वें नंबर का ये बनेगा क्या? महारत्न कंपनी। इसका नाम क्या है? इसका नाम है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। दोस्तों, ये कंपनी जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, ये हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर को, और वो सन कौन सा था? 1940 में। किसके द्वारा किया गया था इसका स्थापना? तो वो किया गया था वालचंद हीराचंद, इनके द्वारा ये स्थापित किया गया था हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये बना था 1940 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलोर में है, यानी कि कर्नाटक राज्य में है इसका हेडक्वार्टर HAL का। दोस्तों ये तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये करता क्या है HAL का काम क्या है? ये जो HAL है ये दोस्तों हमारे भारत के लिए लड़ाकू विमान बनाता है, हेलीकॉप्टर बनाता है, जेट इंजन बनाएगा, और जो समुद्री गैस का टरबाइन होता है उसका इंजन बनाता है। तो इन सब फील्ड में ये योगदान देता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो अब ये क्या बन गया है? महारत्न कंपनी। देखिए दोस्तों, जो भी कंपनियां महारत्न बनती हैं उसके लिए कुछ कंडीशन होता है, तभी वो बनती हैं महारत्न कंपनियां। उसका कंडीशन ये होता है कि उस कंपनी का पिछले 3 साल में 25,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो पिछले 3 साल में, और इसी के साथ साथ उसका जो औसत लाभ जो हो वो 2500 करोड़ रुपए हो। तो इतने का तो टर्नओवर हो पिछले 3 साल में, और औसत लाभ उसका 2500 करोड़ होना चाहिए। तो अब जा कर के ऐसी कंपनियां बनती हैं महारत्न कंपनी। और यदि कोई कंपनी महारत्न कंपनी बन जाती है तो उसको फ़ायदा ये होता है कि उसको किसी भी चीज़ को बनाने में बार बार सरकार से मंजूरी नहीं लेना पड़ता है, और सरकार के द्वारा उसको आर्थिक मदद भी दी जाती है, और साथ ही साथ उस कंपनी में जो भी स्टाफ होते हैं उनको सिक्योरिटी मिलती है भारत सरकार की तरफ से। तो ये सब फ़ायदा होता है महारत्न कंपनी बनने का। तो ये जो बना है HAL, ये बना है 14वें नंबर का महारत्न कंपनी। इससे पहले 13वें नंबर पे कौन बना था? तो वो बना था OIL, यानी कि
ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये बना था 13वें नंबर का महारत्न कंपनी, और अब बना है 14वें नंबर का HAL। ओके, तो ध्यान रखना है ये सारी जानकारियाँ हमें। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। दोस्तों ये नाम देखिए, हरमनप्रीत कौर, आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। हरमनप्रीत कौर एक हमारी भारतीय खिलाड़ी भी है महिला टीम में, तो वो क्रिकेट से संबंधित है और ये संबंधित हैं वेट लिफ्टिंग से। तो ध्यान देना है, दोनों लोग का नाम सेम है बट गेम अलग अलग है। तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है, तो बताना है कि कौन से भार वर्ग में इन्होंने बनाया है राष्ट्रीय रिकॉर्ड। तो वो कौन सा किलोग्राम है, C 76 किलोग्राम वर्ग में। दोस्तों ये बनाई है अपने सीनियर महिला वर्ग में, और इसी प्रतियोगिता में जो जूनियर वर्ग चल रहा था, जूनियर वर्ग महिला का चल रहा था, उसमें हीना ने बनाया है ये रिकॉर्ड। तो हीना जूनियर वर्ग में और सीनियर वर्ग में कौन है, हरमनप्रीत कौर। ओके, तो ध्यान रखना है 76 किलो वर्ग में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया है। तो बात हो रहा है T20 के क्रिकेट के बारे में, तो बताना है कि किसने बनाया है दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो कौन सा देश बनाया है वो, अपना प्यारा भारत। अपने प्यारे भारत ने बांग्लादेश को, किसको, बांग्लादेश को हराया है T20 के सीरीज में। तो ये 3 मैचों की सीरीज थी T20, तो इसमें का जो 3rd नंबर का गेम था उसमें भारत ने बनाया है T20 का सबसे बड़ा स्कोर दूसरे नंबर का। तो कितना रन बना था, टोटल बना था 297 रन 6 विकेट पे, और उसमें हमारे देश के संजू सैमसन ने अपना पहला T20 शतक बनाया था। ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये हो गया दूसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन सी टीम है जो T20 में सबसे ज़्यादा स्कोर बनाई हुई है, तो आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि वो टीम बनाई होगी, तो वो है नेपाल की टीम। जस्ट इमेजिन, नेपाल ने बनाया है T20 में सबसे हाईएस्ट स्कोर, तो वो बनाया है 314 रन का। सोचिए T20 की बात हो रही है ये, और ये किसके खिलाफ बनाया था, तो ये बनाया था मंगोलिया के खिलाफ। मंगोलिया के खिलाफ बनाया था सन 2023 में। तो ये पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे आ चुका है अपना प्यारा भारत, 297 रन मारा है T20 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट था, पता होना चाहिए आपको। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। दोस्तों हम नाम देखते हैं, किस कैटेगरी में मिला है ये भी देखते हैं, बट कितने लोगों को मिला है ये होता है थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी। तो हमें ऐसे भी स्टडी करना है, हमें उनका नाम तो जानना ही जानना है। कितने लोगों को मिला है वो नंबर आपको एग्जाम में हो सकता है कंफ्यूज कर दे, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं। तो बताना है कि अर्थशास्त्र में 2024 में नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कितने लोगों को मिला है, 3 लोगों को मिला है। कितने, 3 लोगों को। तो पहले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है डारून एसे मोगल, ये हैं पहले व्यक्ति, और दूसरे हैं साइमन जॉनसन, ये है दूसरे व्यक्ति, और जो तीसरे व्यक्ति हैं उनका नाम है जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप में मिला है अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार। पहला नाम क्या है, डारोन ऐसे मोगलू, यहाँ पे लू छूट गया है, मोगलू, और जो दूसरे हैं वो है साइमन जॉनसन, और तीसरे हैं जेम्स ए रॉबिन्सन। इन तीनों लोगों को मिला है। यहाँ पे बात हो रहा है कि अर्थशास्त्र, तो ये जो अर्थशास्त्र में जो ये मिला है इनको किस चीज़ के लिए मिला है, क्यों मिला है, तो इनके संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इनको इसके लिए मिला है, इन्होंने लिखा था संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं कैसे, इस पे मिला है इनको अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप में। ओके, देखिए यहाँ पे बात हो रही है अर्थशास्त्र की, तो जो भी नोबेल मिलता है अर्थशास्त्र में उसको एक अलग नाम बोला जाता है, तो उसको बोलते हैं बैंक ऑफ
स्वीडन पुरस्कार। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार वो स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि स्वीडन के ही वैज्ञानिक थे कौन? नोबेल जी, जो कि अपने मृत्यु के बाद डिसाइड किए थे कि हमारी संपत्ति का कुछ हिस्सा पुरस्कार के रूप में दिया जाएगा। तो पुरस्कार के रूप में ये दिया जाता है सन 1901 से। कब से दिया जाता है? सन 1901 से। आपको कमेंट करके बताना है कि इसको कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 4, 5, 6 या 7। आपको कमेंट करके बताना है कि कितने क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? भारतीय नौसेना के सेमिनार स्वावलंबन 2024 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो किसकी बात हो रही है? नौसेना के सेमिनार, जिसका नाम है स्वावलंबन 2024। तो बताना है कि इसका जो तीसरे नंबर का संस्करण है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इसमें क्या बात होगा? इस जो स्वावलंबन जो सेमिनार है इसमें बात होगा कि हमें नौसेना में कैसे नवाचार लाना है, या फिर नवाचार लाने के साथ साथ हमें कैसे उसमें स्वदेशीकरण को बढ़ाना है। यानी कि नौसेना जब डेवलप करे तो उसमें स्वदेशीकरण ज़्यादा हो, ये लक्ष्य रहेगा हमारा इस स्वावलंबन सेमिनार में। ओके, इसका आयोजन किया जाएगा 28 से 29 अक्टूबर को। ओके, 2 दिन का ये है ये सेमिनार जो कि नई दिल्ली में हो रहा है। अब यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों नौसेना का। तो देख लेते हैं कि नौसेना कैसे बनी, कैसे धीरे धीरे वो डेवलप करके आगे बढ़ी है। तो नौसेना भारत में सबसे पहले सन 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया था। तो उस समय उसका नाम था इंडियन मेरीन। 1612 की बात हो रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो इंग्लैंड की थी, उसने बनाया था इसको इंडियन मेरीन नाम से। उसके बाद फिर 1685 में इसका नाम चेंज होता है और नाम रखा जाता है क्या? बम्बई मेरीन। इंडियन मेरीन से बम्बई मेरीन हो जाता है ये नाम। ओके, उसके बाद फिर 1934 में इसका नाम चेंज होकर के हो जाता है क्या? रॉयल इंडियन नेवी। ये होता है 1934 में। ओके, और उसके बाद से ये लगातार रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अभी नौसेना का ये जो सेमिनार हुआ है तो इसलिए हमारे लिए ये दिवस इम्पोर्टेंट है। 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस। प्रेजेंट टाइम में हमारे देश में नौसेना अध्यक्ष कौन है? तो वो है संजय जसजीत सिंह जी। ये है प्रेजेंट टाइम में भारत के नौसेना अध्यक्ष। तो ये सब इम्पोर्टेंट था नौसेना के बारे में, कैसे कैसे ये डेवलप हुआ था ये हमने आपको बता दिया। तो ये सेमिनार कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? सरस आजीविका मेला कहाँ शुरू हुआ है? कौन सा मेला? सरस आजीविका मेला। तो बताना है कि कहाँ पे शुरू हुआ है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है? ये गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में। इसी को बोलते हैं गुड़गांव, जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पे? हरियाणा में। देखिए इस मेला का खासियत क्या है कि ये मेला क्यों लगाया गया है। इस मेले में दोस्तों जो भी ग्रामीण उत्पाद होंगे उनको यहाँ पे प्रदर्शनी में लाया जाएगा, और यहाँ पे कोशिश किया जाएगा कि जो भी ग्रामीण उत्पाद हैं उसको शहरी उत्पाद से जोड़ा जाए। इससे क्या होगा कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और इस मेले में सबसे खास बात ये भी ध्यान दिया जाएगा कि इसमें हमें महिला सशक्तिकरण पे भी ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? कि महिलाओं को हस्तशिल्प, हथकरघा, इन सब चीज़ों में हमें जानकारी देना है और उनको आगे बढ़ने में मदद करना है। इस मेले का यही खासियत है सबसे बड़ा कि इसमें महिलाओं पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो भी आकर के उद्योग में कहीं ना कहीं अपना योगदान जरूर दें। तो इसमें एक चीज़ और फोकस रहेगा कि हमें वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जाएगा। ये क्या होता है वोकल फॉर लोकल? कि हमें जो लोकल जो एरिया में जो सामान बनते हैं, जो भी उत्पाद बनते हैं, उसको आगे लेकर के जाना है, उसको इंडिया लेवल पे, और भगवान करे आगे समय आए तो वो इंटरनेशनल लेवल पे भी वो आगे बढ़े। तो वोकल फॉर लोकल ये भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। तो ये इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो मेले का आयोजन हो रहा है ये किसके तहत हो रहा है? तो ये दोस्तों
2011 में एक स्कीम आई थी, उसका नाम था दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो कि ग्रामीण जो आजीवक होता है उस पे फोकस होता है कि हमें कैसे ग्रामीण लोगों के जीवन को आगे बढ़ाना है, उनकी आजीविका को कैसे मेंटेन करना है। तो सोचिए ये 2011 का मिशन है, उसी का ये हिस्सा है सरस आजीविका मेला, जो कि कहाँ पे हो रहा है, गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव में, जो कि हरियाणा में है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 2011 का है ये दीनदयाल अंत्योदय योजना। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन किसने किया है। तो कहाँ की बात हो रही है, कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो किसके द्वारा किया गया है ये। यहाँ पे दोस्तों ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, अगर आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट आपको ये चीज़ नहीं पता है, ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं कि आपको ऐसे क्वेश्चन में अपना डायरेक्ट नॉलेज नहीं अगर यूज हो पा रहा है तो इनडायरेक्ट नॉलेज यूज करना चाहिए। इसी को बोलते हैं कि आपको अपने एग्ज़ाम में बहुत ही एक्टिव रहना चाहिए। मान लीजिए आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बट अगर आपको ये पता है कि हमारे देश के इस समय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री कौन है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से टैकल कर जाओगे। तो कौन है, डी, जॉर्ज कुरियन। ये है हमारे देश के प्रेजेंट टाइम में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री। तो इन्हीं के द्वारा ये किया गया है, क्योंकि देखिए इसमें भी पशु आया है ना, तो अगर आपको पता रहता कि पशुपालन मंत्री कौन है तो आप आराम से इसको टिक कर देते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं पता है बट अगर मंत्री पता है तो आपको ये क्वेश्चन हो जाता। ओके, तो इसे बोलते हैं आपको एग्जाम में हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। यहाँ पे बात हो रही है कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की। तो ये कहाँ पे है, ये है दोस्तों केरला में। कहाँ पे है, केरला में है ये कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहाँ पे ये चीज़ हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा की 47 सदस्यीय मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों का चयन किया गया है। तो किसकी बात हो रही है, मानवाधिकार परिषद में कितने सदस्य के चयन किए गए हैं, ये आपको बताना है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों कितने हुए हैं, 18। कितने हुए हैं, 18। दोस्तों ये मानवाधिकार परिषद है क्या, यूएन का। दोस्तों जब दुनिया में बात चल रहा था कि हमें समाजीकरण बढ़ाना है, औद्योगिकरण करना है, और महिलाओं ने बात किया कि हमें अपना महिलाओं को आगे लेकर के जाना है, तो जब ये सब विचार दुनिया में चल रहा था तो उस समय ये विचारधारा आया था मानवाधिकार का। ये कब आया था, ये विचारधारा यूनाइटेड संघ यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, इसके द्वारा सबसे पहली बार मानवाधिकार की घोषणा की गई थी 10 दिसंबर को सन 1948 में। इसमें यह कहा गया कि हमें सारी थिंकिंग, सारी विचारधाराएं साइड में रख करके हमें मानवाधिकार की भावना जगाना है अपने अंदर। ये कैसी भावना होती है मानवाधिकार की, इसमें दोस्तों बात किया जाता है कि हमें कैसे अपना अच्छा आचरण बनाना है, हमें क्या करना चाहिए कि हमारा जीवन अच्छा हो, हम क्या ऐसा काम करें कि हमारी सोसाइटी में शांति फैले, हम क्या ऐसा काम करें कि हमारे सोसाइटी में समानता फैले, भाईचारा फैले। तो इन सब मूल्यों पे मानवाधिकार काम करता है। यानी कि ये जो मूल्य है इसमें व्यक्ति का जो मूल्य है वो सबसे हाई होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि व्यक्ति किस जाति का है, किस धर्म का है, कुछ नहीं। अगर वो व्यक्ति है तो उसको व्यक्ति की गरिमा मिलनी चाहिए, उसको किसी भी तरह से प्रताड़ित परेशान नहीं किया जाना चाहिए। तो इस पर यह फोकस करता है मानवाधिकार, जो कि सबसे पहले बात हुई थी इसके बारे में 10 दिसंबर 1948 को। तो यही वजह है कि 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है हर साल 10 दिसंबर को। तो ये भी दिवस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमारे पूछता है ये। तो यहाँ पे व्यक्ति की जो गरिमा है उसको सबसे हाई लेवल पे रखा जाता है। और यहाँ पे बात हो रहा है मानवाधिकार परिषद का बात हो रहा है। तो इस परिषद की स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च को सन 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है मानवाधिकार परिषद का, तो इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जिनेवा में। कहाँ पे है, जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे है, तो जिनेवा है स्विट्ज़रलैंड में। कहाँ पे है, स्विट्ज़रलैंड में है जिनेवा। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर है मानवाधिकार परिषद का। ओके, देखिए अभी हमने देखा था कि मानवाधिकार का जो घोषणा हुआ था सबसे पहली बार, वो हुआ था 10 दिसंबर को 1948 में। तो भारत में मानवाधिकार आयोग कब बनाया गया था, ये भी हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो भारत में मानवाधिकार आयोग कब बना था, तो वो बना था 12 अक्टूबर 1993
1993 में। ओके, वर्ल्ड लेवल पे बना था 1948 में और भारत में ये बनाया गया था कब? 12 अक्टूबर 1993 में। तो ये ईयर आपको याद होना चाहिए। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मानवाधिकार क्या चीज़ है, ये किस चीज़ पे फोकस करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? स्पेस एक्स का सबसे ताकतवर रॉकेट का 5वां टेस्ट कामयाब रहा, इसका नाम क्या है? तो बताना है कि वो कौन सा रॉकेट है जो स्पेस एक्स का है जो कामयाब रहा है। तो उसका नाम बताना है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो क्या नाम है उसका? बी, स्टारशिप। क्या नाम है उसका? स्टारशिप। ये दोस्तों स्पेस एक्स का 5वें नंबर का ही है रॉकेट। ये जो स्पेस एक्स है ये दोस्तों कहाँ का है? यूएसए का है। इसके मालिक कौन है? तो वो है, मतलब इसके फाउंडर कौन है? तो वो है इलॉन मस्क। इसकी स्थापना कब हुई थी स्पेस एक्स की? तो वो हुई थी 14 मार्च को सन 2002 में हुई थी। सोचिए 2002 में। कहाँ पे? यूएसए में हुआ था, इलॉन मस्क के द्वारा। ओके, तो ये जो स्टारशिप है, ये स्टारशिप जो है ये 5वें नंबर का है। तो इसकी खासियत यहाँ पे ये चेक की गई कि ये सफल तरीके से उड़ाया जाए और सफल तरीके से इसको लैंड किया जाए। तो इन दोनों में ये सफल रहा है। इसको उड़ाया गया कहाँ पे? इसको उड़ाया गया मैक्सिको की खाड़ी के ऊपर। तो ये मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पे है? जब आप देखोगे ऐसे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे जो अमेरिका का ऐसे नक्शा है, तो यहाँ पे है मैक्सिको की खाड़ी, यहाँ पे यूएसए है और ऊपर क्या है? कनाडा है। तो यूएसए के जस्ट नीचे है मैक्सिको की खाड़ी, वहीं पे ये सफल लैंडिंग किया है। क्या नाम है इसका? स्टारशिप। किसका है? स्पेस एक्स का है। ये बिल्कुल एक तरह से निजी कंपनी है जो कि काम करता है कि हमें कैसे स्पेस से रिलेटेड हर चीज़ तैयार करना है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? क्लाइमेट चेंज के असर से हिमालय में स्थित रूपकुंड सरोवर सूख गया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो अभी चर्चा में है ये रूपकुंड सरोवर जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण सूख गया है। तो बताना है कि वो हिमालय के किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पे सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किस राज्य में स्थित है ये? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है रूपकुंड सरोवर? तो ये है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में दोस्तों ये 16,500 फीट की ऊंचाई पे स्थित है ये रूपकुंड सरोवर, जो कि क्लाइमेट चेंज के कारण सूख गया है। तो अभी चर्चा में है। दोस्तों ये जो हिमालय है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये हमारे चैनल में एक शॉर्ट वीडियो है, उसको जाकर के आप देखिएगा। आपको बहुत अच्छे से एनिमेशन के रूप में दिखाई देगा कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। चलिए यहाँ पे देखते हैं एक और चीज़ कि हिमालय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से बार बार आते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये। ओके दोस्तों, ये जो आ रही है ऊपर से नीचे ये नदियाँ हैं। कौन सी नदियाँ हैं? तो जो सबसे पहला है ये है इंडस रिवर, तो सिंधु नदी है ये। और ये जो दूसरा है ये है सतलज रिवर, तो सतलज नदी है ये। उसके बाद ये है काली नदी। उसके बाद है ये तीस्ता रिवर। कौन है? तीस्ता रिवर। और ये जो लास्ट में है ये है दिहांग रुकिए सही से लिख रहा हूँ, तो ये है दिहांग रिवर। तो इन दोनों ये दो हुए, इन दोनों के बीच में जो हिमालय स्थित है उसका नाम रखा गया है। तो जो हिमालय इंडस और सतलुज के बीच में स्थित है उसे हम लोग बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब हिमालय। और वैसे ही जो सतलुज और काली के बीच में हिमालय स्थित है उसे बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या बोलते हैं? कुमाऊं हिमालय बोलते हैं। और वैसे ही जो काली और तीस्ता के बीच में स्थित है उसे बोलते हैं नेपाल हिमालय। क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय। और वैसे ही तीस्ता और दिहांग के बीच में जो हिमालय स्थित है उसे बोलते हैं असम हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। तो दोस्तों यहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, कई बार आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? या तो आपके एग्ज़ाम में दे देगा कि इंडस और सतलज नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, और यही चारों नाम आपके ऑप्शन में रहेगा।
तो ध्यान देना है इंडस और सतलज के बीच में है पंजाब हिमालय। तो ऐसे ही कोई भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, या फिर ऐसे बन जाएगा कि पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है, और आपको ऑप्शन में दो दो नदी का पेयर दे देगा, तो ऐसे इंडस और सतलज सही हो जाएगा। तो ये फिगर आपको अपने माइंड में रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन करके आता है, इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे आपको बताना चाहिए ये। ओके, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और जैसा भी लगा हो आपको देखने के बाद, अच्छा या बुरा, वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो तो। ओके, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।